अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस सेंस यूट्यूब चैनल। आज का हमारा लेक्चर फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम एक्शन के ऊपर है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा आपको इस टॉपिक में पता होना चाहिए कि एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है ना, एक्टिविटी से मुराद है कि एंजाइम जिस तरह काम करता है, तो एंजाइम का जो काम करने का तरीका कार है उसके ऊपर 4 चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं। उनमें से एक चीज़ हमारे पास है एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, एक है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, एक है पीएच लेवल और एक है टेम्परेचर। तो अब हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं कि बेसिकली ये एंजाइम के काम करने के अंदाज को कैसे अफेक्ट कर सकती है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। At unlimited substrate concentration, the rate of reaction depends directly on the amount of enzyme present at a specific time। यानी कि आसान अल्फाज में जो ये बात की गई है, उन्होंने ये कहा है कि जब हमारे पास सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन यानी सबस्ट्रेट की मिकदार अनलिमिटेड होगी, मतलब बहुत ज़्यादा होगी, तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ एंजाइम से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर ये चीज़ बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, अगर ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के अंदर एंजाइम की तादाद को बढ़ाएंगे तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, यानी कि हमारे पास ज़्यादा काम होगा। ठीक है, जब हमने ज़्यादा एंजाइम होंगे तो ज़्यादा काम होगा। वही हमारे पास जो बिलावल भुट्टो वाली लॉजिक है, अगर आप उसको यहाँ पे भी लगा सकते हैं कि जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी होता है, तो सेम यहाँ पे भी है, मोर अमाउंट ऑफ एंजाइम मोर रेट ऑफ रिएक्शन। इफ़ द अमाउंट ऑफ एंजाइम इज़ इंक्रीज बाय 2-fold द रिएक्शन रेट इज़ डबल्ड। अगर हम एंजाइम को 2 गुना बढ़ा दें तो रिएक्शन भी डबल हो जाएगा। बाई इंक्रीजिंग द एंजाइम मॉलिक्यूल्स एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स टेक्स प्लेस। अब ये क्यों काम हमारे पास ज़्यादा होगा, अगर हम एंजाइम बढ़ाएंगे तो हमारे पास रिएक्शन डबल क्यों होगा? इसकी रीज़न ये है कि जब हमने एंजाइम बढ़ाया ना तो हमारे पास नंबर ऑफ़ एक्टिव साइट्स इंक्रीज़ हो गई। पिछले लेक्चर्स के अंदर मैं आपको सब बता चुकी हूँ कि एक्टिव साइट क्या होती है, एंजाइम किस तरह काम करता है, ये सब कुछ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आप अभी तक इस बात से तो अच्छे से वाकिफ़ होंगे कि एक्टिव साइट होती क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब हमने एंजाइम्स बढ़ाए ना तो हमारे पास एक्टिव साइट्स जो है ना वो बढ़ गई हैं। अब एक्टिव साइट्स बढ़ने से मतलब है कि ज़्यादा सबस्ट्रेट अटैच होंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक्टिव साइट के ऊपर आके सबस्ट्रेट अटैच होता है। ज़्यादा एंजाइम, ज़्यादा एक्टिव साइट्स, ज़्यादा सबस्ट्रेट अटैच होंगे, तो जो हमारे पास रिजल्ट में क्या होगा कि सबस्ट्रेट की तादाद हमारे पास इधर से कम हो जाएगी और रिएक्शन हमारे पास ज़्यादा होंगे। ठीक है, मोर एक्टिव साइट्स विल कन्वर्ट द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इनटू प्रोडक्ट्स द गिवन पीरियड ऑफ द टाइम। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि जब हमारे पास ज़्यादा एक्टिव साइट्स होंगी तो उनके ऊपर ज़्यादा सबस्ट्रेट अटैच होंगे, तो बदले में हमारे पास प्रोडक्ट्स और ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, इसको हम आगे एक मिसाल से देखते हैं। अब मैं आपको बड़े इजीली इसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। फ़र्ज़ करें बेटा ये है आपके पास एंजाइम, ठीक है, और ये है आपके पास सबस्ट्रेट। अब अगर फ़र्ज़ करें इसको रियल लाइफ मिसाल से हम देख रहे हैं, तो एक आपके पास बंदा है काम करने के लिए और आपके पास ये सारी ईंटें पड़ी हुई हैं। ये बंदा इन ईंटों से मिला के ये एक दीवार बना देता है। ठीक है, ये दीवार बनाने में इस एक अकेले बंदे को लगे 4 दिन। अब अगर मैंने 4 बंदे लगा दिए हैं, उन चारों ने मिल के काम करना है और ईंटें मेरे पास उतनी ही हैं। ठीक है, तो अब वो उसी दीवार को बना लेंगे 1 दिन के अंदर। तो सेम यही हमारे पास मिसाल है कि अगर ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है और ये हमारे पास रिएक्शन है, तो जब हम लोगों ने एंजाइम बढ़ाए ना तो हमारे पास एक्टिव साइट्स बढ़ गई। एक्टिव साइट्स अब इन इंसानों की केस में क्या है, उनके हाथ हैं। अगर 2 हाथ होंगे ना तो 4 दिनों में हम इन ईंटों को दीवार बना सकेंगे। लेकिन अगर हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि हमारे पास 8 हाथ हो जाएंगे, तो हम उन्हीं ईंटों को 1 दिन के अंदर एक दीवार के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। वजह क्या है, इसकी रीज़न क्या है? एक्टिव साइट्स बढ़ गई हैं। ठीक है, एंजाइम बढ़ा है, एक्टिव साइट्स बढ़ी हैं, तो रिएक्शन भी बढ़ गया है। तो सेम यही हम लोगों ने पिछला जो अभी फर्स्ट हेडिंग के नीचे जो कुछ भी लिखा था, बेसिकली उसके अंदर यही बात एक्सप्लेन की जा रही है। अब आप लोग उसकी जाके एक दफ़ा रीडिंग करेंगे तो आपको वो फ़ौरन से समझ आ जाएगी। सेकेंड हमारे पास आ जाता है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। एट लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, जब हमारे पास सबस्ट्रेट की मिकदार कम होगी तो उस टाइम पे रिएक्शन रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट अवेलेबल। ठीक है, जब हमारे पास सबस्ट्रेट जो है वो कम मिकदार में होगा तो जितना सबस्ट्रेट होगा उतना ही रिएक्शन रेट होगा। सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे रिएक्शन रेट बढ़ेगा, सबस्ट्रेट कम करेंगे रिएक्शन रेट कम होगा, क्योंकि ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि इफ़ द एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन इज़ केप्ट कॉन्सेंट,
and the amount of substrate is increased, a point is reached where a further increase in the substrate does not increase the rate of reaction anymore. यानी कि अगर हम लोग एंजाइम जो है ना उसको कांस्टेंट रखें, फ़र्ज़ करें अगर मैं एक एंजाइम की बात कर रही हूँ तो मैंने एंजाइम एक ही रखा है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास कांस्टेंट है, लेकिन सबस्ट्रेट को मैंने बढ़ा दिया है। सबस्ट्रेट पहले अगर मेरे पास एक था तो अब मैंने उसको 2 कर दिया है, तो अब मेरे पास क्या होगा कि रिएक्शन का जो रेट है ना वो बढ़ेगा नहीं। वो क्यों नहीं बढ़ेगा? एक एंजाइम था, एक सबस्ट्रेट था, दोनों आपस में ज्वाइन हुए, प्रोडक्ट बन गया तो रिएक्शन हो गया। 2 एंजाइम थे, 2 सबस्ट्रेट थे, दोनों ने आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाए, रिएक्शन रेट ठीक था। एक एंजाइम है और 2 सबस्ट्रेट हैं तो वो एक एक करके अटैच होंगे ना, पहले एक होगा उसका रिएक्शन होगा, फिर दूसरा होगा, फिर उसका रिएक्शन होगा, तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो बढ़ेगा नहीं, डज़ नॉट इंक्रीज़ द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास इस तरह से बढ़ नहीं सकता। तो सबस्ट्रेट की अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दें और एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखें तो हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ता। दिस इज़ बिकॉज एट हाई सबस्ट्रेट लेवल ऑल द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम आर ऑक्यूपाइड। बिल्कुल वही बात जो मैंने भी आपको बताई है, जब हमने सबस्ट्रेट बढ़ा दिया तो जो एंजाइम की एक्टिव साइट्स थी ना, एक्टिव साइट्स वो सारी ऑक्यूपाई हो गई हैं। जैसे मैंने भी आपको कहा कि हमारे पास अगर एक एंजाइम है और एक सबस्ट्रेट है तो वो एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में अटैच हो जाएंगे, इसकी एक्टिव साइट फिल हो जाएगी और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर एक एंजाइम है और 2 सबस्ट्रेट्स हैं तो सबस्ट्रेट तो एक ही अटैच हो सकता है एक्टिव साइट से, तो इसकी वजह से हमारे पास एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई हो गई हैं और दूसरा सबस्ट्रेट जो है वो तो वैसे ही पड़ा हुआ है। इसी वजह से हमारे पास फर्दर इंक्रीज इन सबस्ट्रेट डज नॉट इंक्रीज द रिएक्शन रेट। अगर हम सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएंगे एंजाइम्स को नहीं बढ़ाएंगे तो हमारे पास रिएक्शन भी नहीं बढ़ेगा। बेसिकली सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के टॉपिक में ये बात कही जा रही है। थर्ड हमारे पास आ जाता है बेटा टेम्परेचर। टेम्परेचर किस तरीके से एंजाइम पे एक्ट करता है, किस तरह उसके काम करने के तरीके पे असरअंदाज होता है। तो बेसिकली टेम्परेचर जो है ना वो इस तरीके से होता है कि अगर आप ना टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो बढ़ती जाएगी। ऑल एंजाइम्स कैन वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। एक चीज़ होती है ऑप्टिमम टेम्परेचर, वो एक ख़ास टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर एंजाइम जो है ना वो मैक्सिमम काम कर रहे होते हैं, मतलब उनकी स्पीड ऑफ रिएक्शन बहुत तेज़ हो जाती है। ठीक है, वो होता है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर। फॉर एंजाइम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी 37 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर। हमारी जो बॉडी है ना, हम इसीलिए कहते हैं कि हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। वो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इसलिए है क्योंकि जो हमारे बॉडी के एंजाइम्स हैं उनके लिए वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, उसके ऊपर हमारे सारे एंजाइम्स नॉर्मली काम करते हैं और हमारी बॉडी के सारे रिएक्शंस बिल्कुल नॉर्मली काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब हमारा टेम्परेचर इससे इंक्रीज़ हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, बुखार हो गया, टेम्परेचर हो गया, और इंसान की एनर्जी ड्रेन हो जाती है उसके अंदर। इंसान उस तरीके से अपने काम नहीं परफॉर्म कर सकता जैसे वो नॉर्मल हालात में कर सकता है। उसकी रीज़न यही है कि उसकी बॉडी के एंजाइम्स उस टेम्परेचर पे काम नहीं कर सकते। तो इंसानी बॉडी के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है। हीट प्रोवाइड्स एक्टिवेशन एनर्जी एंड देयरफॉर केमिकल रिएक्शन आर एक्सेलरेटेड एट हाई टेम्परेचर्स। अब जो इसकी रीज़न क्या है कि क्यों जो एंजाइम्स हैं वो हाई टेम्परेचर के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं, तो इसकी रीज़न ये है कि जो हीट है वो एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करती है। एक्टिवेशन एनर्जी बेटा क्या होती है, किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो हीट जो होती है ना वो एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करती है, यानी वो रिएक्शन को स्टार्ट करवाती है। हीट ऑल्सो सप्लाइज काइनेटिक एनर्जी। अब हीट जो है वो काइनेटिक एनर्जी भी देती है। काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जब काइनेटिक एनर्जी आ जाती है ना तो वो स्पीड से मूव करते हैं, और स्पीड से मूव करने की वजह से उनके अंदर वाइब्रेशंस होती हैं। वाइब्रेशंस की वजह से वो आपस में कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करने की वजह से वो तेज़ी से काम करते हैं, वो एक दूसरे को चार्ज कर रहे होते हैं। जैसे ही वो एक दूसरे से टकराते हैं तो वो अपनी एनर्जी साथ वाले को भी सप्लाई करते हैं, और साथ वाला जो है वो जब आगे फर्दर कोलाइड करेगा, किसी से टकराएगा, तो वो उसको भी अपनी एनर्जी शेयर करेगा, और इस तरह हमारा रिएक्शन तेज़ी से होता रहेगा। लेकिन एक पॉइंट के ऊपर ऐसा होगा कि अगर आपने हीट बहुत ही इंक्रीज़ कर दी है और वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं तो उससे हमारा जो एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है ना, गोल स्ट्रक्चर, वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इफ़ द वाइब्रेशंस बिकम टू वायलेंट ग्लोबुलर स्ट्रक्चर एसेंशियल फॉर एंजाइम एक्टिविटी इज़ लॉस्ट एंड द एंजाइम इज़ सेड टू बी डीनेचर्ड। अगर हमने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी हो गई, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस हो गई, तो हमारे पास रिज़ल्ट में ये होगा कि वाइब्रेशन से पहले तो एक दूसरे को वो एनर्जी दे रहे थे, अब लेकिन वो वाइब्रेशंस हो रही हैं, आप किसी चीज़ के साथ टकराई जा रहे हो, तो आप
आखिर में उसको डैमेज कर दोगे। तो इसी तरह जो वो वाइब्रेशंस होती हैं वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को डीनेचर कर देती हैं, डैमेज कर देती हैं, और एंजाइम जो है वो उसके बाद काम करने के काबिल नहीं रहता। ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये देखें यहाँ पे ये हमारा है ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर एंजाइम मैक्सिमम काम कर रहा है। जब तक वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे नहीं पहुंचा तो पहले एंजाइम की एक्टिविटी ज़ीरो थी, जैसे जैसे उसके अंदर हीट आती गई है उसकी एक्टिविटी बढ़ती गई है, बढ़ती गई है, बढ़ती गई है, और एक टाइम पे आके उसकी एक्टिविटी मैक्सिमम हो गई है एट द ऑप्टिमम टेम्परेचर। लेकिन उससे ज़्यादा अगर हमने हीट बढ़ाई तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो वाइब्रेशंस होंगी उनकी वजह से हमारा एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, यानी कि हमारे एंजाइम की सारी जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाएगा। और लास्ट हमारे पास आ जाता है पीएच वैल्यू। एवरी एंजाइम फंक्शंस मोस्ट इफेक्टिवली ओवर अ नैरो रेंज ऑफ पीएच नोन एज ऑप्टिमम पीएच। जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर था उसी तरह एक ऑप्टिमम पीएच है, और हमारे पास हमारा जो एंजाइम्स होते हैं वो उस ऑप्टिमम पीएच के ऊपर सबसे इफ़ेक्टिवली काम करते हैं। अगर हम ज़रा सा भी पीएच चेंज करें तो उससे हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स की आयनाइजेशन है ना उसको वो चेंज हो जाती है, वो भी चेंज हो सकती है। इसके अलावा जो सबस्ट्रेट की आयोनाइजेशन है वो भी चेंज हो सकती है, और इन दोनों चीज़ों की चेंज करने की वजह से जो एंजाइम है वो नॉर्मली अपना काम परफॉर्म नहीं कर सकता। एंड एक्सट्रीम चेंजेस इन पीएच कॉज द बॉन्ड्स इन एंजाइम टू ब्रेक रिजल्टिंग इन एंजाइम डीनेचरेशन। अब जैसे टेम्परेचर वाले में ये हो रहा था कि कोलिजन्स की वजह से एंजाइम जो था उसका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ख़राब हो रहा था, उसमें उसका स्ट्रक्चर ख़राब हुआ। यहाँ पीएच वाले में ये हो रहा है कि अगर हम पीएच चेंज करेंगे ना तो एंजाइम के अंदर जो बॉन्ड्स होंगे ना, बॉन्ड्स केमिकल बॉन्ड्स, वो टूट जाएंगे क्योंकि वो एक ख़ास पीएच की वजह से आपस में जुड़े हुए थे। अब अगर मैंने वो पीएच ही चेंज कर दिया है तो वो बॉन्ड्स आपस में टूट जाएंगे। अब अगर कोई बॉन्ड टूट जाती है, आप एक दीवार अपने जहन में इमेजिन करें और उसको बीच में से आप तोड़ दें, तो क्या वो दीवार उसी तरीके से कायम रहेगी? बिल्कुल भी नहीं रहेगी, वो दीवार पूरी गिर जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरह जो बॉन्ड्स बने होते हैं ना, अगर आप उन्हें बीच में से तोड़ देंगे ना तो आपके पास वो पूरा बॉन्ड टूट जाएगा, पूरा एंजाइम आपका टूट जाएगा। इस वजह से एंजाइम यहाँ पे भी डीनेचर हो जाता है। इसका भी इसी तरह का ग्राफ है। ये ऑप्टिमम पीएच है, इस लेवल तक पीएच अगर है तो फिर ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर हमने फर्दर इंक्रीज़ की तो हमारे पास एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब ये आपकी बुक के अंदर एक टेबल बना हुआ था, ये मैंने एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर दिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ये आपको एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है। स्पेशली इसके अंदर पेप्सिन का आपने याद रखना है कि उसकी ऑप्टिमम पीएच होती है 2। इसके अलावा सेलिवरी एमाइलेज 6.80, और ये बाकी भी सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, इतने गैर इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने इन सबको ही पढ़ना है तकरीबन। लेकिन जो मेन इनके अंदर है वो है पेप्सिन, सुक्रेस, कैटालेस और ये सेलिवरी एमाइलेस। इनकी तो आपने लाजमी याद रखनी है कि ऑप्टिमम पीएच क्या है। बाकियों की भी आप लाजमी पढ़ लीजिएगा, और अगर हो सके तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाके दोबारा से देखें और गौर से सुनिएगा, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। इंशाल्लाह आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।